हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज अपनी काफ़ी दिनों बाद ही मुलाकात हो रही है एग्ज़ाम्स वगैरह के चलते। और अभी जो भारत दर्शन चल रहा है तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वापस से, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा अकेले इंडिविजुअल मैसेज टाइप करने से बेटर है कि उस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो मेंस का जो जीएस का पेपर है पहला। तो उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या मतलब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हम तैयारी करते हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी लगभग एक साथ करते हैं और रिसोर्सेज भी उनके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन थोड़ा मेंस में अपने को अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहले हम जीएस 1 में देखते हैं कि मेजरली इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट जीएस का पेपर है। तो इसके लिए मतलब आप प्रीलिम्स के बाद जो भी मेंस में आपको टाइम मिले, तो इसमें आपको इतने ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उसके लिए प्रीलिम्स में आपने ऑलरेडी इनफ है ना, मतलब कि पूरा उस पे मतलब कि पूरा आपने उसमें एफर्ट डाले हैं, तो आपके पास इन दोनों सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा वैसे भी नॉलेज होता ही है। और सोसाइटी के जितने भी टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, जिनको कुछ डायनामिक जो करंट अफेयर चल रहा होता है या डायनामिक कोई नया कंसेप्ट आया होता है उनसे जोड़ के वो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। लेकिन उनकी थीम भी क्या रहती है, स्टैटिक रहती है। तो इस जीएस पेपर को आप सबसे लास्ट में कवर करने की कोशिश करें, और ये मतलब कि कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला पेपर है। अब अपन एक एक सब्जेक्ट की बात स्टार्ट करते हैं कि उस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब देखो, सबके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, तो आपको देखो मल्टीपल सोर्स नहीं करने हैं। मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर को अटेंड करने की जो अप्रोच है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आपके पास मटेरियल क्या है उससे। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे, जैसे कि गांधी को, मतलब गांधी जी को ना सुभाष चंद्र बोस के साथ कंपेयर करवाया गया है, तो उन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका किसी तरीके से किसी बुक के अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं होता। उनके लिए हमें एक आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या होती है उसको क्रिएट करनी होती है। तो इसलिए हम सबसे पहला काम ये है कि जहाँ से भी पढ़ें आप एक या दो रिसोर्सेज से ज़्यादा ना पढ़ें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है, जैसे कि लेबर मूवमेंट्स है, वो यदि स्पेक्ट्रम के अंदर अच्छी नहीं दी हुई है और आपको प्लासी टू पार्टीशन वाली बुक से वो पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक के लिए प्लासी टू पार्टीशन पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना उस पूरी बुक को पढ़ें। तो मेंस में जब भी आप तैयारी करें तो स्टैंडर्ड एक प्रोसेस होती है इसकी। सबसे पहले आप अपना जो भी सिलेबस है उसको पिकअप करें कि सिलेबस में से मुझे कौन सा टॉपिक है। जैसे आपने एक टॉपिक उठाया ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में हो सकता है कि आपको एक कोचिंग के नोट्स अच्छे लग गए, आप वो नोट्स पिकअप कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्बनाइजेशन में भी आप उसी कोचिंग के नोट्स पढ़ें। यदि आपको लगता है कि नहीं, दूसरी कोचिंग ने अच्छे से बेटर से किया है, तो आप अर्बनाइजेशन वहाँ से पढ़ लें। लेकिन डुप्लीकेशन एक ही उसमें मत कीजिए। और यदि आपको लगता है नहीं नहीं, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है सर, मिनिमम 2 रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, तो वो आप 2 रिसोर्सेज कर सकते हो, 2 से ज़्यादा कभी नहीं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री के लिए सर क्या पढ़ें। तो मेडाइवल और एंशियंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेट होके आते हैं, तो उनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं। तो हिस्ट्री में मेनली बसती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है ना, कि ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत सारे ईयर्स में तो क्या है, क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आपको ना उतना ज़्यादा मतलब कि आउटपुट नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे मिनिमम सोर्स रखने हैं। तो इसका सबसे मिनिमम सोर्स है कि जो 11th क्लास की पुरानी, जो 9th 10th की जो पुरानी एनसीईआरटी थी, उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, रेनेसा वाला पीरियड हो गया, उनके बारे में बहुत छोटा छोटा 4 4 5 5 पेज के अंदर दिया हुआ है। तो उससे आप एक्चुअली उसकी समझ जाओगे कि मतलब किस तरीके से वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, किस तरीके से चाइना में रिवॉल्यूशन हुई, किस तरीके से वियतनाम में हुई। इस तरीके की जो आप चीज़ें हैं उनको समझ जाओगे, ताकि कल को आप मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी स्टोरी कुक कर सको। उसके अलावा आपको जो सेकेंड रिसोर्स जो फॉलो करना है, वो करना है जो श्रेयस कुमार सर आए थे 2018 में, 4th रैंक थी उनके, टेलीग्राम चैनल के ऊपर उनके वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स पढ़े हैं, तो आपको वो उठा लेने हैं।
इन दो के अलावा आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों रिसोर्स पढ़ने के बाद आप वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन में 10 में से 4 मार्क्स लेने जितना ज़रूर कर लोगे। और यदि आपको 10 में से 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको ना जो नॉर्मल लेविस वगैरह की जो अलग अलग बुक है, बड़ी बड़ी बुक है, वो पढ़नी पड़ेंगी। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है ओल्ड वाली, और दूसरा जो काम करना है, सिराज मास्टर के नोट्स हैं, केवल 20 या 25 पेज के नोट्स हैं, और 16-17 पेज के भी हो सकते हैं, मतलब छोटे से नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नोट्स हैं। तो ये हो गया अपनी पहली बात कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या करें। सेकंड आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो हिस्ट्री है। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 रिसोर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। पहला तो आपको यदि इंडियन हिस्ट्री को समझना है कि इंडिपेंडेंस के बाद हम किस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ रहे थे, किस तरीके से पॉलिटिकल फ्रंट पे चुनौतियाँ थी, सोशल जो चैलेंजेस थे उनसे कैसे हम निपट रहे थे, एक्सटर्नल जो इश्यूज आ रहे थे उनसे। तो जो हमारी एबीपी न्यूज़ की प्रधानमंत्री सीरीज़ है ना, उसको आप एक बार अच्छे से देखिए, पढ़ाई के नज़रिए से नहीं, एक फ़िल्म के नज़रिए से, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो आप एक बार उसको एज ए फ़िल्म देख लीजिए, ताकि आपके कैरेक्टर्स जो आपके दिमाग में सेट हो जाएँ कि कौन से कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, कैसा क्या चल रहा होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, तो वो विज़न आईएएस के जो क्लास नोट्स हैं, जिसमें स्मृति शाह मैम पढ़ाती हैं, तो वो अच्छा-सा एकदम चार्ट सा बना के पढ़ाती हैं कि नेहरू एरा में क्या चल रहा था, शास्त्री एरा में क्या चल रहा था, जो हमारी जो लैंग्वेज के ऊपर क्या इश्यूज़ थे। तो इस तरीके से वो चार्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट, हेल्पफुल रहते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगी, आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और एग्ज़ाम लाइक मटेरियल वापस से सिराज कुमार सर के जो नोट्स हैं, तो उसके अंदर ना काफ़ी अच्छे से उनको कवर किया गया है, तो उसको भी पूरा कर लेना है। तो वापस से हमारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसके केवल 2 ही रिसोर्स निकाल के लाए हैं लास्ट में, कि पहला रिसोर्स है विजन आईएएस के जो क्लास नोट है स्मृति शाह मैम के। बाकी कोई टीचर पढ़ाता है उसके नोट्स कैसे हैं उसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्मृति शाह मैम के जो नोट्स थे, मैंने उनके किसी दोस्त से लिए थे, वो काफ़ी अच्छे थे। तो वो हो गया, और श्रेयस कुमार सर के नोट्स हो गए। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है अपनी मॉडर्न इंडिया की, उस एनसीईआरटी को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपने जो प्रीलिम्स के अंदर स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, वो मोर देन इनफ है। उसको उसके अलावा आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो एक एक बार आप फैक्ट्स को ना मतलब देख लीजिए। अब हिस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप हर प्रकार के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एक फ्रेमवर्क रेडी रखें। तो सर फ्रेमवर्क कैसे रेडी रखें? तो उसमें जैसे सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाए कि जो इंडियन मतलब 1857 की क्रांति है, उसके फेलियर के क्या कारण थे? या 1857 की क्रांति क्यों हुई? या 1857 की क्रांति को बताइए कि उन्होंने क्या अचीव किया या क्या फेल हुए? तो इस तरीके के उसका इवैल्यूएशन करना भी आ सकता है। तो आप हमेशा देखिए, कोई भी इवेंट होती है तो उसके एक तो शॉर्ट टर्म कारण हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म कारण हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कारण होंगे उसमें या तो ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे होंगे या इंडियंस कुछ प्रोएक्टिव कर रहे होंगे। जो ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे होंगे या तो उन्होंने पॉलिसीज़ में कुछ किया होगा या कुछ इवेंट्स के थ्रू कुछ किया होगा। इंडियन की तरफ से कर रहे होंगे या तो कुछ सोशल फील्ड में हो रहा होगा या लीगल फील्ड में हो रहा होगा, या फिर जो वर्ल्ड में कोई कंटेम्प्रेरी इवेंट चल रही है उससे इंडियन इन्फ्लुएंस हुए होंगे। फिर शॉर्ट टर्म में आप सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी रीजंस हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो अब इसी फ्रेमवर्क में आप मतलब कि इवेंट्स को देखिए। अब जैसे ये मैंने आपको 1857 की क्रांति का बताया और उसका जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया। अब सोचिए मेरे से स्वदेशी मूवमेंट के बारे में यदि ये पूछा जाए, तो अब वही कि कुछ कारण शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ कारण लॉन्ग टर्म होंगे। लॉन्ग टर्म में कुछ ब्रिटिशर्स ने किया होगा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो जिस ईयर में जो इवेंट हुई, जैसे 1905 में यदि स्वदेशी मूवमेंट हुई, तो उससे जस्ट पहले 5 या 10-15 सालों में देखिए कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो वो आर्म्स एक्ट लेके आते हैं, वो प्रेस एक्ट लेके आते हैं, वो यूनिवर्सिटी का एक्ट लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, वहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हुआ
तो वो वाली बात लिख सकते हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ इवेंट्स की होंगी, जैसे बंगाल का डिवीज़न किया, तो इस प्रकार से इवेंट्स की तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि मतलब रिवॉल्यूशनरीज़ को मतलब जो फांसी वगैरह लगा दी थी, तो उससे भी लोग कुछ भड़के हुए थे। फिर इंडियंस में क्या हो रहा था, तो सोशल फ्रंट में तो जितनी भी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट भी उस टाइम पे एक्टिव हो गई थी। लोगों के अंदर मतलब कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो ग्रोथ हो रही थी। फिर कंटेम्परेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा था, तो इथोपिया ने इटली को हरा दिया था, जापान ने रशिया को हरा दिया था, तो उनसे भी हमें एक ऐसे मजबूत फीलिंग मिली कि हम भी हरा सकते हैं। तो देखिए कि हर इवेंट के अंदर वही हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि नॉलेज सभी के पास होता है, जो प्रीलिम्स पास करके गया है तो ऑलमोस्ट सभी के पास नॉलेज का लेवल क्या होता है, सेम होता है। लेकिन हम उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं पढ़ना, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। अब आते हैं हम आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, इन दोनों के लिए एक तो मैं बात बताना चाहूँगा कि ये जब भी आप इनका कंक्लूजन करो या इनकी स्टार्टिंग करो, तो एक बार ये ज़रूर देख लो कि उस मोमेंट को कुछ 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि हो रहे हैं तो इस तरीके का आप रेलिवेंट कंक्लूजन दे सकते हैं। उसके अलावा आप देख लो कि जैसे कि अब बुद्धिज़्म पे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो किसी बुद्धिस्ट साइट का कुछ अभी मतलब एक्सकवेशन हुआ है, या कोई नई मॉन्स्ट्री मिली हो गई, या फिर कोई नया म्यूजियम कुछ खुला हो उसके थीम के बेसिस पे। तो जैसे कि बुद्धिज़्म का क्वेश्चन आया, और उसी टाइम पे यदि मानोगे आज 4-5 साल पहले जब बुद्धिज़्म सर्किट डेवलप हो रहा था, तो वो चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट हो सकती थी। तो हमेशा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को स्टैटिक मान के नहीं चलना, उसका करंट अफेयर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो वो फाइंड आउट करने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो ये इन दोनों का रहेगा। और अब आर्ट एंड कल्चर में क्या करें, आर्ट एंड कल्चर में देखिए, जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वो फैक्ट्स आपके लिए मोर देन इनफ है। अभी आपको कुछ नहीं करना। तो आप क्या कीजिए कि ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स हैं, उन नोट्स को आप देख लीजिए। तो उन्होंने एकदम जो क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज बता रखा है कि इस टॉपिक से ये पॉसिबल नंबर क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसी हिसाब से उन्होंने नोट्स बना रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होगी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा पढ़ना है, तो आप नितिन सिंघानिया रेफर कर सकते हैं। यदि आपने प्रीलिम्स में नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी, तो एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, उसके जो नोट्स हैं वहाँ से टॉपिक वाइज नोट्स हैं। जैसे पेंटिंग, आपको लगता है पेंटिंग मेरा थोड़ा कमज़ोर है, तो एनआईओएस में जाइए और पेंटिंग के नोट्स उठा लीजिए। तो हमने आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अपने आप को दो ही चीज़ों पे रेस्ट्रिक्ट किया है, या नितिन सिंघानिया या एनआईओएस, दोनों नहीं। और फिर दूसरा, ऋषिकेश रेड्डी सर के जो नोट्स हैं उनको आपको रेफर करना है। अब ये दोनों नोट्स, ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स तो आपको डायरेक्ट, आप जैसे ही गूगल पे लिखोगे ऋषिकेश रेड्डी सर नोट्स, तो वो नोट्स आपको उस पर हमारे इनसाइट आईएएस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने लिंक दे रखे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और श्रेयस कुमार सर के जो नोट्स हैं उनके लिए आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। तो ये हमने इतना देख लिया। अब आते हैं हम बाकी दो सब्जेक्ट पे, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि अब इस सोसाइटी और ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, और बहुत ही ज़्यादा नॉन डायरेक्टेड वे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसा ही मैंने बताया कि सिलेबस में जो पॉइंट दिया हुआ है वही पॉइंट हमें पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि अर्बनाइजेशन दिया हुआ है, तो सोसाइटी के लिए मैं बोलूँगा विजन आईएएस के स्मृति शाह मैम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, और उनका वैल्यू एडेड मटेरियल उसमें ऐड कर लो, और जो मेंस 365 है उसको ऐड कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद आपको केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि जो आपके पास नॉलेज है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप मानिए कि अब बार लगातार ये क्वेश्चन एक ही थीम पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, कभी वर्किंग एज वुमेन पे, कभी पूरी सोसाइटी पे, कभी फैमिली पे। तो आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या क्या लेके आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन आपका कल्चर की फील्ड में ग्लोबलाइजेशन क्या लेके आएगा, मतलब आपकी इकोनॉमी की फील्ड में क्या लेके आएगा, सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट लाएगा, पॉलिटी में क्या इम्पेक्ट लाएगा। अब ये जो इम्पेक्ट आए, अब उनको जिस भी इंस्टीट्यूशंस के साथ पूछा जाए उस पर इम्पेक्ट देख लीजिए। जैसे कि मानिए कि सोसाइटी के अंदर ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा कि बहुत ही सारे कल्चर्स को आपस में मिक्स करेगा, ठीक है।
अब ये इम्पैक्ट तो सेम रहेगा। अब वो मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या करेगा, और ज़्यादा बिजनेस आ जाएंगे, और ज़्यादा मतलब ट्रेड बढ़ेगा, इंटरकनेक्टिव जो कनेक्टेडनेस है वो बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें वो तो इम्पैक्ट तो सेम रहेंगे ग्लोबलाइजेशन के। अब उनका इंस्टीट्यूशंस बदलते रहते हैं, कभी वर्किंग वुमेन पे पूछ लेंगे, कभी ओल्ड एज पे पूछ लेंगे, कभी वनरेबल सेक्शन पे पूछ लेंगे, तो अब उनको कभी इनइक्वलिटी से पूछ लेंगे। तो उन इम्पैक्ट को उस टॉपिक के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, और उसके लिए आपको आंसर राइटिंग की ज़रूरत होती है। बेसिक नॉलेज इसमें थोड़ा सा ज़रूरत होता है। तो सोसाइटी के लिए हम मतलब कि कहाँ पे लास्ट में आए कि स्मृति शाह मैम के नोट्स पढ़ने हैं, PT3 जो मीन्स 365 है उसको एक बार ज़रूर देख लेना है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। अब ज्योग्राफी में जैसे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, माजिद हुसैन सर की बुक्स, ये सब बुक्स आजकल उतनी ज़्यादा काम आती नहीं है। तो आपको ज्योग्राफी में केवल दो चीज़ करनी है, बहुत ही छोटी छोटी सी दो चीज़ है। पहला है कि जो आपने NCERT पढ़ रखी है उसमें से जितने भी, जैसे प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ रखी है उसमें से जो भी आपको मेंस के लायक जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे उनको पिकअप कर लीजिए। तो ये तो बहुत छोटा सा होगा। उसके बाद ऋषिकेश रेड्डी सर की नोट्स हैं, तो उन नोट्स में आपको टॉपिक वाइज की, इस टॉपिक से ये 2 4 5 पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनका ये आंसर है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। और उसके अलावा फॉर्म IAS की 6 नंबर बुकलेट आती है, वो ज़्यादा मोटी नहीं है, 70-75 पेज की है। उसमें सारी इंडस्ट्रीज़ कवर की हुई हैं, सारे जो जियोग्राफी जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिए हुए हैं वो सारे कवर हैं, सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह सारे कवर है। 75 पेजेस के अंदर सारा कवर है, और उसी को लगभग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मॉडिफाई किया हुआ है ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स में। तो इन दो के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा बस आपको कि दूसरी जो टेस्ट सीरीज है उनमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए उनको देखते रहना, क्योंकि देखो इंडस्ट्री 30-40 इंडस्ट्री हैं, तो आप मतलब हर इंडस्ट्री के ऊपर इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप 5-10 जो भी मेजर इंडस्ट्री हैं सेम नेचर की हैं उनको तैयार कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि यदि स्टील इंडस्ट्री है, तो आप स्टील की इंडस्ट्री है तो वैसा ही कुछ है ना, कोल इंडस्ट्री भी चलेगा। यदि उनको ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है तो उधर भी होगी, गवर्नमेंट की फाइनेंसियल्स की दिक्कत है तो उधर भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकुना उधर भी होगा, पावर का कंजप्शन है वो कम होगा। तो मतलब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में क्या होती है ना, प्रॉब्लम कॉमन होती है, तो आप उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो एक इसका भी एक सेट पैटर्न आपको तैयार करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, इस प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ करंट अफेयर के साथ ऐड कर दें। तो हमने ज्योग्राफी का क्या देखा, ज्योग्राफी में आपको ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स और फॉर्म IAS की बुकलेट नंबर 6 और जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए NCERT पढ़ी है उसको बस एक एक बार ऊपर से देख लेना है। तो बाकी ये दोनों सोर्स फॉर्म और ये जो ऋषिकेश रेड्डी सर के हैं 60-60 70-70 पेज के नोट्स हैं, एक दिन के अंदर आप दोनों को पढ़ सकते हैं। तो अब फाइनली एकदम कंक्लूड करते हैं हमारा GS1 का रिसोर्स क्या रहेगा। पहला, हिस्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए हमारी जो स्पेक्ट्रम वगैरह पहले से पढ़ रखी है वो मोर देन सफिशिएंट है, कुछ और नहीं पढ़ना, बस फ्रेमवर्क तैयार करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए प्रधानमंत्री सीरीज देखनी है, हमें श्रेयस कुमार सर के नोट्स देखने हैं, बाकी स्मृति शाह मैम के नोट्स देखने हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए श्रेयस कुमार सर के नोट्स और जो अपनी अर्जुन देव वाली जो पुरानी NCERT है 10th वाली वो पढ़ लेनी है। उसके बाद सोसाइटी पे आते हैं, थीम बेस अपने को काम करना है, विजन IAS में स्मृति शाह मैम के नोट्स और जो 365 आती है उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हम यदि आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या करना है, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़ना है, पूरी ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करें। क्यों, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस हर टॉपिक पे रिपीट होते हैं। आप देखोगे ना 40-50 टॉपिक ही हैं इस पेपर के अंदर, और उन्हीं पे बार बार 20 क्वेश्चन पूछने हैं उनको, तो टॉपिक थीम्स क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो आप बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपके पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन की क्या बन जाएगा, एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। जैसे कि ना मतलब शुगर केन इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंज है, अब इस क्वेश्चन को 2-3 बार जब आप लिख लोगे तो आपको क्या है, एक फिक्स फिनोमिना समझ में आ जाएगा कि रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम देखनी है, वो जो आगे की तरफ है ना इंडस्ट्री लिंकेज है उसमें प्रॉब्लम देखनी है, फाइनेंस में प्रॉब्लम देखनी है। तो कल को यदि कॉटन इंडस्ट्री के सामने भी चैलेंज पूछे जाएंगे ना, तो आप शुगर केन वाली इंडस्ट्री के जो चैलेंज है वहीं से दूसरे चैलेंज को क्या कर लोगे, पिकअप कर लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है, ताकि आपको वो GS1 के लिए जो फ्रेमवर्क जो ज़रूरी होता है वो पता चल जाए। उसके अलावा लास्ट जो आपका बचता है
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि आपको उससे ही पता चलेगा कि आपको मेंस में किस तरीके से अलाइन होके पढ़ना है। क्योंकि मेंस में यदि आप थोड़ा सा भी अलाइन होके पढ़ोगे ना, तो प्रीलिम्स की तरफ बहुत ज़्यादा फैक्ट रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फैक्ट तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो, जितने आप आर्ग्यूमेंट डालोगे उन्हीं को फैक्ट से बैकअप करना है। तो आप आर्ग्यूमेंट ऐसे ही डाल सकते हो जिनके फैक्ट्स आपको क्या हों, पहले से पता हो। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगातार देखते रहें, उनमें से जो थीम निकले उनको देखते रहें। यही जो मैंने जो रिसोर्सेज बताए हैं, हर टॉपिक के मैंने 2-2 रिसोर्सेज बताए हैं, उससे ज़्यादा फॉलो नहीं करने, उसको लगातार रिपीट करना है। और मेंस के लिए आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादा प्रीलिम्स में तो क्या होता है ना कि ऑप्शंस को देख के हमारा दिमाग 3 साल पहले, 2 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ों को भी क्या कर लेगा, याद कर लेगा। लेकिन वहाँ पे बहुत तेज़ी से लिखना है, बहुत जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ रिकॉल होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिवीजन। तो रिसोर्सेज को क्या रखें, मिनिमम रखें, लगातार पढ़ते रहें। तो अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जो बाकी डाउट्स आए थे कि सिलेबस वगैरह को डिटेल से बता दो, उसको भी सारा कर लेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे देखो 2-3 से प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना कि सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, तो वो मतलब आपने कोई स्पेसिफिक डाउट ही नहीं पूछा तो उसका कोई रिप्लाई कैसे दे सकता है। दूसरा, सर स्टार्ट कैसे करें, तो इसके लिए पहले से एक वीडियो बना दिया है, एक वापस से भी बना लेंगे कि हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकें, क्या क्या पढ़ना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी 1-2 वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं। एनसीईआरटी, करंट अफेयर, नोट्स, इन सब के लिए वीडियो क्या है पहले से है। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करने से पहले एक बार ऐसे देखें कि ये वीडियो में पहले कवर हो चुका है, तो फिर उसको नहीं पूछें। और कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो उसको पूछना है। तो ये हमारा GS1 का आज हो गया। उसके बाद हम आगे GS2, 3, 4 और फिर जो भी बाकी ऐसे वगैरह हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।